कभी कभी नक्शे पर खींची गई एक लकीर सिर्फ सीमा नहीं बल्कि किसी देश की किस्मत तय करती है। आज हम भारत के नक्शे पर ऐसी ही एक लकीर बदलने की बात करेंगे। ये कहानी है सीमांचल प्रस्ताव की, एक ऐसा रणनीतिक कदम जो न सिर्फ बिहार और बंगाल की सियासत बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए जरा, एक महज 22 किलोमीटर का पतला सा गलियारा और उस पर 8 राज्यों की जिम्मेदारी। ये सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी पहेली है। और यही पहेली, यही दुविधा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की असलियत है और हमारे आज के विश्लेषण की बुनियाद भी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम सब चिकन नेक के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ एक जमीनी टुकड़ा नहीं है। ये वो धड़कती हुई नस है जो भारत की मुख्य भूमि को उसके 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। ये भारत का रणनीतिक कवच है, और अगर इस कवच में जरा सी भी दरार आई तो इसका मतलब होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट का देश के बाकी हिस्से से संपर्क टूट जाना। इस बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। ये एक तरह से इस विषय पर एक फोकस्ड स्टडी गाइड है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम एक एक करके हर पहलू पर बात करेंगे, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ने वाले जियोपॉलिटिकल दबावों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दे की जड़ को पकड़ते हैं। इस इलाके का भूगोल क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा असुरक्षित माना जाता है? यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। सिर्फ 22 किलोमीटर सुनने में शायद ये दूरी बहुत कम लगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो यही 22 किलोमीटर इस कॉरिडोर को भारत का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना देते हैं। चोक पॉइंट यानी एक ऐसी नाजुक जगह जहां कोई भी गड़बड़ी, चाहे वो बाहरी हमले से हो या अंदरूनी अस्थिरता से, पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। और यहां तो दांव पर पूरा नॉर्थ ईस्ट लगा है। अब बात करते हैं उस प्रेशर कुकर सिचुएशन की जो इस इलाके में बन रही है। इस छोटी सी जमीन पर एक साथ 3 तरफ से बाहरी दबाव पड़ रहा है, और इन तीनों दबावों को समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि आखिर एक नए प्रशासनिक समाधान की जरूरत क्यों पड़ रही है। पहला और सबसे बड़ा दबाव जाहिर है चीन की तरफ से है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की नज़र हमेशा से रही है। उसके ऐतिहासिक दावे और इस इलाके पर कंट्रोल की भू रणनीतिक इच्छा एक ऐसा स्थायी प्रेशर पॉइंट है जो भारत की सुरक्षा प्लानिंग में हमेशा सबसे ऊपर रहता है। इस त्रिकोण का दूसरा कोना है नेपाल, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल चुनौती है नेपाल में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव और साथ ही भारत के साथ खुली हुई सीमा। ये दोनों बातें मिलकर इस कॉरिडोर के लिए एक बिल्कुल नई और जटिल चुनौती खड़ी कर देती हैं। और इस जियोपॉलिटिकल त्रिकोण का तीसरा सिरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में भारत विरोधी भावनाओं का उठना कॉरिडोर के दूसरे फ्लैंक पर एक स्थायी अस्थिरता पैदा करता है। ये भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं, एक तरफ चीन का सीधा दबाव, दूसरी तरफ नेपाल के रास्ते चीन का अप्रत्यक्ष प्रभाव और तीसरी तरफ बांग्लादेश की अंदरूनी अस्थिरता, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इतना संवेदनशील गलियारा अब सिर्फ राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इसका कंट्रोल सीधे राष्ट्र के हाथ में हो। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा क्या है? जवाब एक प्रस्ताव के रूप में सामने आता है। सीमांचल को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव। ये लाइन इस पूरी बहस का सार है। इसका सीधा मतलब है कंट्रोल का एक बड़ा शिफ्ट, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े सारे बड़े फैसले लेने का अधिकार राज्य की राजधानियों यानी पटना और कोलकाता से लेकर देश की राजधानी दिल्ली को दे दिया जाए। लेकिन यूनियन टेरिटरी ही क्यों? क्योंकि यूटी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, कोई बीच में लेयर नहीं। और जब किसी इलाके की सुरक्षा इतनी ज्यादा अहम हो तो ये डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल एक बहुत बड़ा फायदा माना जाता है। और देखिए, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं है। हाल ही में गृह मंत्री के दौरे से इसके ठोस संकेत मिले। उन्होंने राज्य की राजधानियों को पूरी तरह से बाईपास किया और सीधे सीमावर्ती जिलों के डीएम और एसपी के साथ मीटिंग की। ये कोई रूटीन इंस्पेक्शन नहीं था, इसे जमीनी स्तर पर पॉलिसी बनाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एंगल तो समझ आ गया, लेकिन इसका जमीनी असर क्या होगा? अगर ये प्रस्ताव हकीकत बनता है तो बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक नतीजे बहुत गहरे होंगे।
यहाँ दोनों राज्यों की चिंताएं एक दूसरे से काफी अलग है। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, जिसके लिए ये मामला बिल्कुल पॉलिटिकल है। ये वहाँ के चुनावी समीकरण बदल सकता है और कोलकाता के हाथ से एक बड़े इलाके का कंट्रोल छीन सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार है, जहाँ चिंता पॉलिटिकल से ज्यादा कल्चरल है। अपनी ऐतिहासिक मिथिला पहचान के टूटने का डर है। पश्चिम बंगाल की चुप्पी असल में एक दो-धारी तलवार जैसी है। अगर वो खुलकर विरोध करते हैं तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगेगा, और अगर वो चुप रहते हैं तो केंद्र का नैरेटिव बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ता जाएगा। ये एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या केंद्र सरकार ऐसा कर भी सकती है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? चलिए इसके कानूनी और ऐतिहासिक पहलू को भी देख लेते हैं। इसका जवाब संविधान के आर्टिकल 3 में बिल्कुल साफ-साफ लिखा है। केंद्र सरकार के पास राज्यों की सीमाएं बदलने, नए राज्य या यूनियन टेरिटरी बनाने की पूरी शक्ति है। तो सवाल कानूनी ताकत का नहीं है, सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की भावना का। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबों में लिखा है। हमारे सामने हाल का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है, 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन। उस फैसले ने ये साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो केंद्र सरकार बड़े और असाधारण कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। सीमांचल का प्रस्ताव उसी प्लेबुक का अगला चैप्टर लग रहा है। तो अब आगे क्या? इस पूरी सिचुएशन को देखकर और जो रणनीतिक बहस चल रही है, उसके आधार पर भविष्य के 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला ऑप्शन, इसे पूरी तरह एक यूनियन टेरिटरी बता दिया जाए। फायदा, सुरक्षा पर सीधा कंट्रोल। नुकसान, बिहार और बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक विरोध। दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर कूच बिहार बनाने का, जो वहां की क्षेत्रीय मांग तो पूरी करेगा, पर उसे लागू करना बेहद मुश्किल है। और तीसरा, जैसा है वैसा ही चलने दिया जाए, मतलब कम से कम विरोध, लेकिन सुरक्षा का खतरा चस का तस। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब और कैसे का है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे एक पक्ष देश की सुरक्षा के लिए मास्टर स्ट्रोक कहेगा, तो दूसरा पक्ष इसे अपनी क्षेत्रीय पहचान पर एक सीधी चोट मानेगा। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों की संघीय पहचान के बीच में वो सही संतुलन कहाँ है? वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? क्या चिकन नेक को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका कंट्रोल सीधे दिल्ली के हाथ में हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में भारत के संघीय ढांचे का भविष्य तय करेगा।